बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? मैं अल्लाह ताला से यही दुआ गो हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। बेटा, आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स। तो इसमें छोटे छोटे कोई 3-4-5 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, वो हम पढ़ेंगे। तो देखें, पहला क्वेश्चन है बिल्कुल, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉस्टिक्स, कि इकॉस्टिक से क्या मुराद है, इसका क्या माना है, क्या मतलब है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है बेटा, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड कॉस्टिक्स। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूँ कहूँगा कि ये जो कुछ पढ़ रहे हैं, ये जो कुछ हम बेटा पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो कुछ हमने पढ़ा, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड ही पढ़ रहे थे सारी। मतलब क्वालिटी ऑफ साउंड है, पिच ऑफ साउंड था, और लाउडनेस ऑफ साउंड है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, म्यूज़िकल साउंड है, नॉइज़ है। तो ये सारा कुछ जो कुछ हमने पढ़ा, असल में दैट इज़ इकॉस्टिक्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड कॉस्टिक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकॉस्टिक प्रोडक्शन। तो इकॉस्टिक प्रोडक्शन, अब यहाँ पे लफ्ज़ों पर ही अगर हम गौर कर लें, इकॉस्टिक का मतलब तो साउंड से रिलेटेड, तो मतलब साउंड, और प्रोडक्शन का मतलब है बचना, प्रोडक्ट करना। तो साफ ज़ाहिर है इंसान कौन सी साउंड से बचना चाहता है। साफ ज़ाहिर है नॉइज़ी जो साउंड है उससे हम बचना चाहते हैं, ठीक है ना। म्यूज़िकल साउंड से तो हम बचना नहीं चाहते। तो इसलिए एकॉस्टिक प्रोडक्शन ऐसी आवाज़ों से बचना जो हमारी सेहत के लिए क्या होती हैं भला, सही नहीं होती, ख़राब होती हैं, हमें नुकसान देती हैं। तो बहरहाल एकॉस्टिक प्रोडक्शन क्या चीज़ है? द टेक्निक और मेथड, कि एकॉस्टिक प्रोडक्शन से मुराद ऐसा तरीका, मेथड या टेक्निक, एक ही मतलब है, यूज़, कि वो तरीका जो हम इस्तेमाल करें टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड्स, कि ऐसी आवाज़ें जो हम नहीं चाहते, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अनडिज़ायरेबल साउंड मुराद नॉइस, शोर, बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस, कि उन आवाज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस, कि जो नरम और पोरस सरफेस हो, ठीक है। पोरस सरफेस जिस तरह हम फोम है, कालीन है, तो इस तरह की सरफेस को हम कहते हैं कि ये क्या है बेटा, पोरस सरफेस। तो भाई बहरहाल सिंपल बात है कि नरम और पोरस सरफेस यूज़ करके अनडिज़ायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये जो हमने टेक्निक इख्तियार की, तो दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड एकॉस्टिक प्रोडक्शन। तो उम्मीद है एकॉस्टिक प्रोडक्शन की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें बेटा कोई चीज़ मुश्किल तो है नहीं, तो इसलिए जब कोई चीज़ बहुत आसान हो तो फिर उसको समझाने का मज़ा भी नहीं आता। तो इसमें तो मुझे ख़ुद अजीब लग रहा है कि भाई सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर है, रोज़ रोशन की तरह यहाँ है। तो
तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसमें आपको समझाऊं तो क्या समझाऊं। अगली बात, हाउ वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसका लेवल हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, सॉफ्ट पोरस मटेरियल्स, वही बात जो अभी हमने यहाँ पीछे पढ़ी थी, सॉफ्ट पोरस मटेरियल्स, और उनकी अब एग्जांपल दी जा रही हैं सच एज ड्रॉपरीज एंड रग्स। absorb large amount of sound energy and softening noises, और शोर को ये क्या करते हैं, कम कर देते हैं। एंड softening noises, शोर कम हो जाता है। यहाँ पर बेटा दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, ड्रॉपरीज एंड रग्स। इनके लफ्ज़ी मतलब तो कुछ जो कुछ भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनका मतलब है वो ड्रॉपरीज का मतलब है जो हम दीवारों के साथ पर्दे लटका देते हैं। वैसे ड्रॉपरीज का जो लफ्ज़ी मतलब है वो कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान। तो साधारण जो कपड़े की दुकान होती है उसमें भी तो दीवारों, दुकान के अंदर जो दीवारें होती हैं वहाँ पे क्या रखे होते हैं, कपड़े के थान रखे होते हैं। तो यहाँ अगर हम ऐसी जगह जहाँ पे शोर हो, मशीनरी हो, तो वहाँ शोर को कम करने के लिए दीवारों के साथ पर्दे वगैरह लटका दिए जाएं, इसको हम बोलेंगे ड्रॉपरीज, गोया के कपड़ा लटका हुआ है। एंड रग्स, इसका जो लफ्ज़ी मतलब तो है वो कंबल है, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद कि अगर हम फर्श के ऊपर जो है वो कालीन वगैरह बिछा दें। आप देखते हैं कि कंबल और कालीन, ठीक है, अगरचे दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर रग से मुराद वही कालीन वगैरह हैं जो हम कमरे में बिछाएंगे, ताकि जो मशीनरी का शोर है वो शोर जो दीवारों से टकरा कर वापस आ रहा है तो वो ड्रॉपरीज के ज़रिए कम हो जाए, और ऐसा शोर जो फर्श से टकरा कर ऊपर आ रहा है तो वो रग्स के ज़रिए कम हो जाए। उम्मीद है अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, तो ये दोनों चीज़ें मतलब कालीनें और पर्दे, ये लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी को क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड सॉफ्टनिंग नॉइजेस, इस तरह जो शोर है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। दस बाय यूजिंग सच मटीरियल्स, तो इस तरह के जो मटीरियल्स हैं इनको यूज़ करके इन नॉइजी प्लेसेस, ऐसी जगहों पर जहाँ शोर ज़्यादा होता है वहाँ रग्स और ड्रॉपरीज को यूज़ किया जाए, वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। उम्मीद है ये अब तो याद हो गया होगा। उसके बाद जी हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिवर्बरेशंस। तो रिवर्बरेशंस से क्या मुराद है? देखिए बेटा, जो हमने अभी भी बात की थी ना, ड्रॉपरीज एंड ड्रग्स, अगर ये हटा दी जाएं किसी ऐसी इमारत में जहाँ पर मशीनरी है और हैवी मशीनरी चल रही है, उसका शोर है, तो फर्श पर मौजूद कालीन हटा दो, दीवारों पर मौजूद पर्दे हटा दो, तो क्या होगा? जब वो मशीनरी चलेगी तो उसकी जो साउंड है वो दीवारों से टकराकर इस दीवार से उस दीवार से उस दीवार से इस दीवार से फर्श से हैं छत से ये टकराकर जब वो आवाज़ वापस आएगी ना, तो ये सारी आवाज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, और इस चीज़ का नाम होता है गार्बल्ड। गार्बल्ड यहाँ आगे आ रहा है कि व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स, कि जब जो आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट होती है दीवारों से, फर्श से। व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ अ रूम,
एक कमरे के या तो फर्श से, छत से, दीवारों से, देन साउंड बिकम्स गार्बल्ड, कि वो जो साउंड है वो मिक्स अप हो जाती है, गार्बल्ड साउंड इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, बेशुमार रिफ्लेक्शंस होती हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, विच इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन। तो इस तरह दीवारों से, फर्श से, छत से आवाज़ जो टकरा टकरा कर एक मिक्स आवाज़ बन जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशंस। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए फिर हम ये ऊपर वाला टॉपिक हमने पढ़ा वो करते हैं। उसके बाद जी हमारा अपना इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोस्टिक्स। इकोस्टिक्स की अहमियत क्या है। तो भाई आप लोग देखते हैं, बहुत सिंपल बात यहाँ लिखी हुई है, द सीलिंग्स ऑफ लेक्चर हॉल्स, ये जहाँ बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं, लेक्चर हॉल्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स, जहाँ स्टेज ड्रामे कंडक्ट किए जाते हैं, थिएटर हॉल्स आर कार्व्ड। इन तीनों चीज़ों की मतलब लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स, इनकी जो छतें हैं, सीलिंग्स आर कार्व्ड। तो इनकी छतों को कार्व बनाया जाता है, वक्फे वक्फे पर इनको कार्व कर देते हैं। बड़ी सारी छत है ना, तो छोटा सा हिस्सा छत का ये कार्व कर दिया, फिर और कार्व कर दिया, फिर और कार्व कर दिया, इस तरह से तो वो कार्व कर देते हैं। आर कार्व सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन मे रीच ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। हॉल के तमाम कॉर्नर में आवाज़ पहुंच पाए। तो ये एकॉस्टिक की क्या है बेटा, इम्पोर्टेंस है, यही उसकी अहमियत है। समटाइम कार्व्ड साउंड बोर्ड्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज। स्टेज के पीछे कर्व शक्ल में, गोलाई की शक्ल में बोर्ड रखे जाते हैं। अपना जो बंदा बोल रहा होता है, स्टेज जो होता है जहाँ पर स्पीकर बोल रहा होता है, उसके पीछे कर्व शक्ल में, यानी इस तरह, जैसे मेरा हाथ है, अब बंदा यहाँ बोल रहा है तो पीछे इस तरह के होंगे, तो जो आवाज़ आगे जा रही है वो तो जा रही है, जो आवाज़ पीछे जा रही है तो वो यहाँ से टकराए और टकरा कर वापस जाए, इस तरह से करते हैं। समटाइम्स कार्व्ड साउंड बोर्ड्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज, स्टेज के पीछे, सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस द हॉल, वो पूरे हॉल में वो आवाज़ जाए, बजाय कि वो पीछे दीवारों से टकराए और फिर काम ख़राब करे। तो वो टेक्निक से मुख्तलिफ़ जगहों पर उन साउंड बोर्ड्स को रख देते हैं जो कि कार्व्ड होते हैं, और वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उसकी जो आवाज़ है वो पूरे हॉल में इवनली बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये जो है बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स है। अच्छा बेटा जी, आज का हमारा दूसरा जो टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ये है बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें टोटल जो है बेटा 3 क्वेश्चंस हैं। डिफाइन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन एयर, डज फ्रीक्वेंसी रेंज वेरीज विद एज। तो ये है क्या चीज़, असल बात ये है कि जो इंसान का कान है ना बेटा, इसका जो अंदर एयर ड्रम है जिसको हम पर्दा बोलते हैं, तो ये पर्दा वाइब्रेट करता है। ये
1 सेकंड के अंदर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 मरतबा वाइब्रेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम ये 20 मरतबा वाइब्रेट करता है। फिर सुन लें कि जो इंसानी कान है, सेहतमंद कान नॉर्मल जो ह्यूमन एयर है, आमतौर पर जो अर्ली 20s का जो इंसान है, यानी जो नौजवान हमारा तबका है उसकी बात कर रहे हैं, तो अर्ली 20s तक 20 साल तक की जो उम्र का नौजवान होता है उसका कान सेहतमंद कान होता है आम हालात में। तो एक सेहतमंद इंसानी कान जो है 1 सेकंड के अंदर कम अज़ कम 20 मरतबा वाइब्रेट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 मरतबा वाइब्रेट करता है। तो अगर ये तो पता ही है ना कि मेरे कान का पर्दा वाइब्रेट कब करेगा, जब कोई दूसरा बोलेगा और उसकी आवाज़ मेरे कान तक पहुंचेगी और मेरे कान का पर्दा वाइब्रेट करेगा। तो अगर दूसरी जो बंदा बोल रहा है या जो बंदा साउंड पैदा कर रहा है, सोर्स ऑफ साउंड कोई भी है, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम है तो फिर मेरा कान उसको सुन नहीं पाएगा, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तब भी मेरा कान उसको सुन नहीं पाएगा। तो मेरा कान सिर्फ वो आवाज़ सुनेगा जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो यही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। पहले इसको बाद में देखते हैं। नंबर 2, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर एयर। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन एयर इज़ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। कि ये बात मैंने आपको पहले अभी बता दी है। अब आगे है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज विद एज के साथ। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, इट डिक्रीजेज विद एज। यंग चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड ऑफ 20,000 हर्ट्ज। मैंने पहले बताया यंग चिल्ड्रन 20s तक, 20 साल की उम्र तक। ओल्ड पीपल कैन नॉट हेयर साउंड इवन अबव 15,000। जो 50 तो खैर नहीं, 60 साल या उससे ऊपर वाले जो बंदे होते हैं तो वो 15,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवाज़ें नहीं सुन पाते। 15,000 हर्ट्ज से कम वाली आवाज़ें सुन पाते हैं। तो ये इस तीसरे जुज़ का आंसर हो गया। अब हम लास्ट और पहला जुज़ मगर लास्ट। डिफाइन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। दो फ्रीक्वेंसियाँ हैं ना, एक 20 हर्ट्ज एक 20,000 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन एयर कैन हेयर, कि ऐसी ये फ्रीक्वेंसीज जिन्हें इंसानी कान सुन सकता है इज़ कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अक्सर जब इम्तिहान में ये क्वेश्चन आता है तो पूछने वाला बोर्ड में टीचर जो है वो ये पूछते हैं कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को डिफ़ाइन करें। तो बच्चे ये डिफ़ाइन फिर नहीं लिखते, वो डायरेक्ट ये बस वैल्यू लिख देते हैं। फिर टीचर वो 1 नंबर मिलता है बच्चे को कि ये उसने जो रेंज लिखी है, तो रेंज लिखने का 1 नंबर मिल जाता है, डिफ़ाइन करने का 1 नंबर कट जाता है। तो इसलिए मैं तमाम बच्चों से कहता रहता हूँ कि ये डिफ़ाइन ज़रूर किया करें। 1 नंबर डिफ़ाइन का है, 1 नंबर उसकी वैल्यू लिखने का है। बाकी ये आपको वैसे याद होना चाहिए कि जो विद एज जो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कम होती रहती है, और यही वजह है कि जब जो बंदे बूढ़े हो जाते हैं तो फिर वो हमें कहते हैं बेटा थोड़ा ऊंची आवाज़ से बोलें ताकि हम सुन पाएँ। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पर किसी और दिन अगर टाइम मिला तो डिस्कस कर लेंगे। तो इसके साथ ही बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। दूसरों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।